हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी का अगला वीडियो लेक्चर क्रिया के ऊपर होने वाला है। आज हम क्रिया से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में कैसे अंतर करें, इसके ऊपर पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में, जो भी कंफ्यूजन होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छे लगेंगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूज़फुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्रिया से आप क्या समझते हैं, क्या होता है क्रिया, है ना। क्रिया किसे कहेंगे तो सिंपल सा अर्थ है, क्रिया मतलब कार्य, कार्य होने से है ना। तो देखिए, जिस भी शब्द से, किसी भी शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। मतलब हम कोई शब्द बोल रहे हैं, उससे हमें पता चल रहा है कि कोई कार्य हो रहा है या किया जा रहा है ना, यानी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है, उसे ही हम क्रिया कहेंगे। बिना क्रिया के कोई वाक्य संभव ही नहीं है। हम बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बना सकते, वाक्यांश बना सकते हैं, वाक्य का अंश यानी आधा वाक्य बना सकते हैं, लेकिन पूरा वाक्य बिना क्रिया के संभव नहीं है। जैसे मैंने कहा, सोहन खाना खाता है, ठीक है। सोहन क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि वो कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य, खाने का कार्य कर रहा है। इसमें जो खाता वर्ड है वो क्या कर रहा है, उसके खाने के कार्य को दर्शा रहा है ना। तो यही जो खाता वर्ड है वो क्या है, क्रिया शब्द है। मतलब जिस भी शब्द से हमें किसी कार्य के होने या फिर करने का बोध हो रहा है वो क्या है, क्रिया है। देखिए, पूरा वाक्य बनाया था हमने, क्रिया हमें चाहिए, भले उसमें कर्म हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्रिया होगी ही वाक्य में, ठीक है। जैसे मैंने बोला नदी बह रही है, तो नदी क्या हो रही है, बह रही है, बहना एक क्रिया है, ठीक है। मोहन पढ़ रहा है, तो पढ़ना एक क्रिया है। मोहन क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, उसके कार्य होने का बोध हो रहा है ना, हमें पढ़ने का बोध हो रहा है, बहने का बोध हो रहा है, खाने का बोध हो रहा है। तो यही जो शब्द है वो क्या है, क्रिया शब्द है, यानी किसी भी कार्य के होने या फिर करने का बोध कराता है, वही शब्द क्रिया शब्द कहलाता है, ठीक है। आई होप क्रिया की छोटी सी सिंपल सी परिभाषा आप लोग को समझ में आई होगी। अब देखिए क्रिया का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो क्रिया का निर्माण कैसे होगा भाई, क्रिया का जो मूल शब्द है वो धातु है। धातु जो है मूल शब्द है, और उसी में हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्रिया बन जाती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, जो धातु है वो क्रिया का मूल शब्द है, और उसमें अगर हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक सामान्य क्रिया बन जाती है। सामान्य क्रिया कैसे बन जाती है, सिर्फ धातु में आपको ना जोड़ना है। जैसे लिख धातु है, उसमें आपने ना जोड़ दिया, बन गया लिखना। पठ धातु है, आपने उसमें ना जोड़ दिया, बन गया पढ़ना। चल धातु है, आपने उसमें ना जोड़ दिया, बन गया चलना, ठीक है। तो जो धातु है वो मूल रूप है, और उसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो सामान्य क्रिया बनकर सामने आ गई, ठीक है। क्या बोला मैंने, जो क्रिया है उसका मूल शब्द कौन सा है, तो धातु है, और उसमें हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा, ना प्रत्यय जोड़ा, है ना। तो जिस भी धातु में हमने ना प्रत्यय जोड़ा उससे क्या बन गई, एक सामान्य सी क्रिया बन गई, लिखना, पढ़ना, ठीक है, चलना, खेलना, खेल धन ना खेलना, पी धन ना पीना, ठीक है, खा धन ना खाना। तो ना प्रत्यय जुड़ा, सामान्य प्रत्यय मतलब सामान्य क्रिया बन गई, ठीक है। तो ये तो हो गया क्रिया का निर्माण कैसे होता है, तो मूल शब्द धातु और उसमें ना प्रत्यय जोड़कर जनरली सामान्य क्रिया बन जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं धातु, मतलब धातु जैसे मैंने अभी बताया जो क्रिया का मूल स्वरूप है उसे ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, चल, गा, सो, खेल, देख, सुन, बैठ, है ना। ये सभी क्रिया के मूल स्वरूप है, धातु है। लेकिन यही जो है विभिन्न क्रियाओं के मूल रूप है। जैसे इनसे ही बहुत सारे क्रिया बनते हैं, इसलिए इसे क्रिया मूल कहते हैं। कैसी क्रिया बनती है, जैसे लिख से बन गया लिखा, लिखता, लिखते, लिखती, लिखूं, लिखूंगा, लिखेंगे, लिखी थी, है ना। बहुत सारी क्रियाएं बन गई, क्रिया शब्द बन गया, है ना। सिर्फ लिखना ही थोड़ी ना बना है, वो तो सामान्य क्रिया के हमने पढ़े, ठीक है। तो ये जो धातु है ये क्रिया का मूल स्वरूप है, इसे क्रिया मूल भी कहते हैं, क्योंकि इनसे ही अनेक क्रियाएं बनती है ना। आपको याद रखना है कि धातु जो है इसे ही क्रिया मूल भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मूल धातु की आप पहचान कैसे करेंगे। तो मूल धातु कैसी होगी, आज्ञार्थक यानी आज्ञा के रूप में होगी,
ठीक है। मूल धातु आप कैसे पहचानेंगे? आज्ञा के रूप में, और हमेशा तू के साथ ही प्रयोग होगी। जैसे तू खा, तू पढ़, तू लिख, तू पी, है ना। इस प्रकार मूल धातु की पहचान हो जाएगी। हमने तू खा, तुम खा ऐसे नहीं बोलते, है ना। आप खा ऐसे नहीं बोलते। तू खा, तू पढ़, तू लिख, तू पी, है ना। तो जो खा है, पी है, पढ़ है, लिख है, इस टाइप की जो धातु है मूल धातु है। आपको ऐसे ही जनरली पहचान में आ जाएगी। तो आपको धातु पहचानने भी आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं धातु के 5 भेद होते हैं। हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा धातु के 5 भेद पढ़ लेते हैं। जैसे सामान्य धातु, ठीक है। सामान्य धातु क्या है? तो इस सामान्य धातु में ना प्रत्यय लगाकर बनाए गए धातु को सामान्य धातु कहते हैं। जैसे सोना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। ये जो इसे सरल धातु भी कहेंगे। मतलब मैंने जो स्टार्टिंग में बताया ना, सामान्य क्रिया, सामान्य धातु यही है। जो भी धातु शब्द है उसमें हमने क्या क्या लगा दिया? सिर्फ ना प्रत्यय लगा दिया, उससे फिर हमारा जो सामान्य धातु ये सामान्य क्रिया बन गया, ठीक है। जैसे सोना, पढ़ना, लिखना, है ना। चलना, खाना, पीना, जो भी ना लगा है वो सामान्य है, ठीक है। अब व्युत्पन्न धातु क्या होता है? व्युत्पन्न धातु जो धातु सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर अथवा किसी अन्य प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। या तो क्या करेगा, जो हमने यहाँ पढ़ा सामान्य धातु, इसमें प्रत्यय लगा देगा या फिर किसी अन्य प्रकार से बनेगा, उसे व्युत्पन्न धातु कहते हैं। जैसे पीना, है ना, हमने सामान्य धातु बनाया, पीधन ना करके बनाया था, है ना। अब उसी में ही और प्रत्यय लग के अन्य तरीके से बना, जैसे पिलाना, पिलवाना, तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न हो गया, ठीक है। देना, तो दिलाना, दिलवाना, पहले से उसमें हमने प्रत्यय लगा हुआ है, ना लगा है, पीना, देना, है ना, उससे हमने और बना दिया क्रिया। जैसे पिलाना, पिलवाना, देना का दिलाना, दिलवाना, है ना। तो ये क्या हो गया? व्युत्पन्न हो गया। उसके बाद फिर से उस पे जोड़कर बनाया गया। अब देखिए नाम धातु, तो नाम धातु क्या होता है भाई? तो नाम धातु आपको पता चलेगा क्या है। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। हम लाइन से पढ़ रहे हैं पद के प्रकार, तो हमने संज्ञा पहले पढ़ा, फिर सर्वनाम पढ़ा, फिर विशेषण पढ़ा, है ना। तो इन्हीं तीनों शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाकर जो धातु बनता है उसे नाम धातु कहते हैं। याद रखना है, हम क्रिया पढ़ रहे हैं, चौथे नंबर का पद पढ़ रहे हैं, ठीक है। संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण पढ़ा, आप क्रिया पढ़ रहे हैं ना। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जो प्रत्यय लगाकर धातु बनेगा उसे नाम धातु कहेंगे, है ना। और नाम धातुओं में अप्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे लालच, लालच से ललचाना, ठीक है। लालच संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। हमें इससे कुछ भाव का पता चल रहा है ना, हम दिखा सकते हैं क्या कोई लालच कोई चीज है करके, है ना। तो संज्ञा में मैंने अच्छे से क्लियर किया हुआ है कौन कौन सी चीज है। आप संज्ञा वाला भी एक बार वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो संज्ञा शब्दों से कैसे बनेगा? लालच से बन गया ललचाना, सर में से क्या बन गया? शर्माना, हाथ से क्या बन गया? हथियाना, ठीक है। वैसे ही अगर विशेषण शब्दों की बात करूं तो चिकना, चिकना से चिकनाना, गर्म से गरमाना, यानी अप्रत्यय आपको दिख रहा है, लास्ट में आ जुड़ा है, ठीक है। सर्वनाम से कैसे बनेगा? आप से अपनाना, ठीक है। आप से अपनाना सर्वनाम पढ़ा था हमने, ठीक है। तो इस तरह से संज्ञा शब्दों में, विशेषण शब्दों में, सर्वनाम शब्दों में जो प्रत्यय लगकर नाम जो धातु बनता है उसे नाम धातु कहते हैं, ठीक है। नाम धातु कहता है और इसमें अक्सर अप्रत्यय ही होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। अब देखते हैं सम्मिश्र धातु। सम्मिश्र धातु क्या होता है? सम्मिश्र धातु तो संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण, हमने क्रिया पढ़ रहा है, क्रिया विशेषण इसके बाद पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना या होना क्रियापद लगाकर बनने वाले धातु रूप सम्मिश्र धातु कहलाते हैं, ठीक है। जैसे काम करना, काम होना, क्या क्या लगाना है हमको? करना और होना, ठीक है। करना और होना क्रियापद अगर लगा देंगे तो सम्मिश्र धातु हो जाएगा। जैसे हमने बोला काम करना, काम होना, उत्तम करना, ठीक है। ये हो गया सम्मिश्र धातु। अब देखते हैं कुछ अन्य सहायक क्रियापदों से बनने वाले सम्मिश्र धातु। जैसे करना से नाम करना, छेद करना, हत्या करना, ठीक है। होना से नाम होना, छेद होना, हत्या होना, ठीक है। अब देखिए अनुकरणात्मक धातु क्या होता है? वह अनुकरणात्मक धातु तो ध्वनियों के अनुकरण पर बनाई जाने वाली धातुओं को अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। जैसे भिन्न भिन्न, अनुकरण हो रहा है, दोहराई जा रही है ना। भिन्न भिन्न से भिन्न भिन्नाना, ठीक है।
भिन भिन से भिन भिनाना, हिन हिन से हिन हिनाना। ठीक है, तो इस टाइप के जो वर्ड हैं रिपीट हो रहे हैं उसमें कौन सा धातु है? अनुकरणात्मक धातु है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें भी यही सब अच्छे से पढ़ना रहेगा, है ना। तो ये तो हो गए आपके क्या, धातु के 5 भेद। ठीक है, कौन कौन से? सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, सम्मिश्र धातु और एक है अनुकरणात्मक धातु। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं धातु के टाइप में, आपको याद रखना है। और मूल धातु की पहचान आप कैसे कर सकते हैं ये भी याद रखना है। चलिए देखते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में। तो देखिए, क्रिया के अगर भेद की बात करूं तो अर्थ के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। अगर जब भी एग्जाम हॉल में आपसे पूछा जाए कि क्रिया के कितने भेद हैं तो 2 ही भेद बताएंगे आप। अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2। एक तो सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन कौन सी क्रिया बोला मैंने? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो देखिए, सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो पहले तो नाम का अर्थ समझिए, सकर्मक, है ना। तो सकर्मक मतलब सकर्मक, स मतलब साथ, कर्मक यानी कर, है ना। तो कर्म के साथ, यानी आपको जो वाक्य दिखेगा उसमें कर्ता भी होगा, क्रिया होगा, साथ में कर्म भी होगा। ठीक है, कर्ता के साथ में कर्म भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्रिया क्या हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, अगर इसे परिभाषा के रूप में अगर मैं आपको बोलूं तो जिस भी वाक्य में जो क्रिया है उसका फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कर्ता को छोड़कर कर्म पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो वो सकर्मक क्रिया है। परिभाषा थोड़ी जटिल लगेगी आपको, इसलिए आप ये याद रखिए कि आप जब भी सकर्मक क्रिया आपको पहचानने के लिए दी जाएगी तो आप देखिए कुछ ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको कि क्वेश्चन करना है। वाक्य को पढ़ने के बाद आपको खुद से क्वेश्चन करना है, क्योंकि एग्जामिनर या फिर और कोई कैंडिडेट तो आपसे पूछने के लिए आएगा नहीं, है ना। तो क्या क्वेश्चन पूछना है, पहले एक एग्जाम्पल देखिए, फिर बताती हूँ कि कैसे क्वेश्चन करना है और कैसे आपको पहचानना है कि ये सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मोहन आम खाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? मोहन आम खाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछना है कौन, क्या, किसे। अगर सबके जवाब आपको मिल रहे हैं, कौन और क्या के जवाब अगर आपको मिल रहे हैं तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। देखिए कैसे, मोहन आम खाता है, पहला क्वेश्चन। कौन आम खाता है? उत्तर मिल रहा है मोहन खा रहा है, यानी वो करता है। ठीक है, क्या खा रहा है? मोहन क्या खा रहा है? उत्तर मिल रहा है आम खा रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है? उत्तर मिल रहा है ना, आम खा रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ पर कर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मोहन जो है वो करता है, खा रहा है वो उसकी क्रिया है, खाने का काम कर रहा है। पर किसे खा रहा है, क्या चीज को खा रहा है? तो आम को खा रहा है ना। तो जब हम पूछते हैं कौन क्या, अगर इसका जवाब हमें मिल रहा है तो वहाँ सकर्मक क्रिया है। जैसे मैंने बोला मोहन खाता है, एग्जाम्पल, मोहन खाता है। ठीक है, तो अब इसमें मैंने पूछा कौन खाता है? मोहन खाता है, उत्तर मिल रहा है, यानी कर्ता तो मौजूद है। ठीक है, मैंने पूछा मोहन क्या खाता है? कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें बताया ही नहीं गया है कि मोहन क्या खा रहा है। खाता है बस बोल दिया गया है, लेकिन बताया नहीं जा रहा है कि वो क्या खा रहा है ना। तो ऐसी जो क्रिया जिसमें आपको क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, मतलब वाक्य में क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, तो समझिए वहाँ अकर्मक क्रिया है। जब मैं फिर से अकर्मक क्रिया पढ़ाऊंगी तो उसमें और डिटेल से बताऊंगी। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में मैंने क्या बोला? कर्ता के ऊपर कर्म, मतलब क्रिया का जो फल है वो कर्ता के ऊपर नहीं पड़ता, कर्म के ऊपर पड़ता है। ठीक है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, वहाँ कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्या होगा? क्रिया भी होगी। ठीक है, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। और एग्जाम्पल देखिए, मोहन कार चलाता है, क्या चला रहा है? देखिए इसमें भी पूछेंगे आप कौन चला रहा है? मोहन चला रहा है। क्या चला रहा है? कार चला रहा है, मिल रहा है ना। तो यहाँ क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। ठीक है, वैसे ही आप देखेंगे कि सीता रामायण पढ़ती है। ठीक है, तो सीता कौन पढ़ रही है? सीता पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है? रामायण पढ़ रही है ना। तो हमें जवाब मिल रहा है, यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। ठीक है, इस सकर्मक क्रिया के भी 2 उपभेद हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। एक तो पूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरा अपूर्ण सकर्मक क्रिया। पूर्ण मतलब पूरा और अपूर्ण मतलब अधूरा। ठीक है, कैसे समझिए। पूर्ण सकर्मक क्रिया में क्या होगा? जो क्रियाएं कर्म के साथ जुड़कर पूरा अर्थ प्रदान करेगी
पूरी तरह से अर्थ देंगी, है ना, कर्म के साथ जुड़कर पूरी तरह से अर्थ देंगी, उसे पूर्ण सकर्मक क्रिया कहेंगे। ठीक है, और इस क्रिया के भी दो भेद होंगे, एक पूर्ण एक कर्मक क्रिया, ठीक है, मतलब उसमें एक ही कर्म होगा, और एक होगा पूर्ण द्विकर्मक क्रिया जिसमें एक से अधिक यानी दो कर्म होंगे, है ना। जैसे पूर्ण एक कर्मक क्रिया में अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो क्या होगा, जो क्रिया एक कर्म के साथ जुड़कर पूरा अर्थ प्रदान करेगी वो पूर्ण एक कर्मक। एक कर्मक मतलब एक कर्म, ऐसे भी पता चल रहा है ना, एक ही कर्म होने के कारण इसे एक कर्मक, और पूर्ण अर्थ प्रदान करने के कारण इसे पूर्ण कहा जाता है ना। तो पूर्ण एक कर्मक क्रिया, जैसे उदाहरण आप देखेंगे, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वाल्मीकि ने रामायण लिखी, इसमें क्रिया पूर्ण हो रही है, हो गई है ना। तो वाल्मीकि ने किसने लिखी, वाल्मीकि ने क्या लिखी, रामायण लिखी, हमें अर्थ भी मिल रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है, और कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए क्या होगा, अर्थ मतलब पूरा दे रहा है ना, इसलिए पूर्ण सकर्मक क्रिया है। और इसमें एक ही कर्म है, क्या लिखा है, सिर्फ रामायण लिखा है, एक ही कर्म दिख रहा है ना, तो ये क्या हो गया, पूर्ण एक कर्मक क्रिया। ठीक है, अब वैसे ही पूर्ण द्विकर्मक क्रिया, मतलब इसमें दो कर्म होंगे, दो, ठीक है, जो क्रियाएं दो कर्मों के साथ संयुक्त होने पर पूर्ण अर्थ प्रदान करती है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मालिक ने नौकर को पानी दिया, ठीक है, अब इसमें दो कर्म है, कौन कौन से, पहला तो कर्ता, काम कौन कर रहा है, मालिक कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, देने का काम कर रहा है, ठीक है, तो हमें कर्ता भी मिल गया, क्रिया भी मिल गया, अब कर्म ढूंढना है, ठीक है। तो आपको इसमें दो आंसर मिलेंगे, देखिए, कौन दे रहा है, मालिक दे रहा है, किसे दे रहा है, नौकर को दे रहा है ना, तो एक कर्म तो नौकर मिल गया, ठीक है, क्या दे रहा है, पानी दे रहा है, दूसरा कर्म भी मिल गया, है ना, आंसर मिल रहा है, इसलिए सकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो मालिक ने नौकर को पानी दिया, इसमें दो कर्म है, मालिक ने किसको दिया, नौकर को दिया, क्या दिया, पानी दिया, है ना, तो इसमें जो है क्रिया के दो कर्म है, नौकर और पानी, इसलिए पूर्ण द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया, है ना, तो जैसे सकर्मक क्रिया में सकर्म यानी कि कर्म के साथ था, वैसे अकर्मक में लग गया है, मतलब कर्म के बिना, ठीक है। अकर्मक मतलब कर्म के बिना, यानी इस वाक्य में आपको कर्म नहीं मिलेगा, यानी जो क्रिया का फल है वो सीधे कर्ता के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उसमें कर्म है ही नहीं, है ना। तो जो क्रिया का फल है सीधे कर्ता के ऊपर पड़ता है, उसमें कोई कर्म नहीं है, तो वो अकर्मक क्रिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मोहन खाता है, तो कौन खाता है, मोहन खाता है, क्या खाता है, नहीं पता, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछिए खुद से और जवाब मिल रहा है तो सकर्मक है, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक है। सिंपल सा ट्रिक है, लॉजिक है, आप एग्जाम हॉल में भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं और बोलूँ एग्जाम्पल, पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं और बोले एग्जाम्पल, पक्षी उड़ रहे हैं, तो कौन उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ना एक क्रिया है, पक्षी करता है, वही काम कर रहा है उड़ने का, है ना, पर कहाँ उड़ रहा है, क्या और कुछ मिल रहा है, नहीं। अगर यही मैं कह दूं कि पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो वहाँ कर्म हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, लेकिन पक्षी उड़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा है, कौन उड़ रहा है, पक्षी, और ऊपर नीचे जो कहाँ क्या कुछ पूछते हैं तो और कोई दूसरा जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही ऊंट दौड़ रहा है, यानी कौन दौड़ रहा है, ऊंट दौड़ रहा है, तो जिसमें भी सिर्फ जो भी क्रिया हो रही है उसका फल कर्ता पे पड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं होता, आपको इजीली पहचान लेना है, ठीक है। चलिए अब इसके अलावा भी कुछ और क्रिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मुख्य रूप से तो आपको दो क्रिया पर ही टिक लगाना है, कि अगर आपसे एग्जाम हॉल में पूछे कि क्रिया के कितने भेद है तो दो ही बोलना है, एक तो सकर्मक, दूसरा अकर्मक, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी कुछ क्रिया के भेद हैं जो आपको प्रकार के रूप में मतलब ऐसे ही याद रखना है, लेकिन एग्जाम हॉल में दो टिक करके आना है, ठीक है। तो अब देखते हैं नाम धातु क्रिया। तो जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था नाम धातु के बारे में, नाम धातु के बारे में बताया था, नाम धातु क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द है वो भी धातु के रूप में प्रयोग होते हैं, उसे ही नाम धातु कहते हैं, है ना। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो नाम धातु है ना, उन्हीं के पीछे प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। जो नाम धातु यानी जैसे मैंने बताया था ना, अपना से अपनाना, ठीक है, तो यही सभी चीजें क्या है, नाम धातु क्रिया है, ठीक है। और ये जो नाम धातु क्रिया है वो भी चार टाइप से है ना। देखेंगे संज्ञा से, तो संज्ञा से जैसे आप देखिए लाज, लाज संज्ञा शब्द है, उससे क्या बन गया, लजाना। हाथ संज्ञा शब्द है ना, हाथ क्या है, संज्ञा शब्द है, उससे क्या बन गया, हथियाना,
ठीक है। तो जो हथियाना है, लजाना है, ये नाम धातु क्रिया है। वैसे ही अगर सर्वनाम से देखें आप, सर्वनाम से क्या है, अपना से अपनाना। वैसे ही विशेषण से देखें तो मोटा से मुटाना, है ना, नरम से नरमाना, ठीक है। तो ये सभी नाम धातु क्रिया हो गए, ठीक है। वैसे ही एक और बच जाता है अनुकरणवाची शब्द, है ना, जो हमने देखा था वही हिन हिन से हिन हिनाना, भिन भिन से भिन भिनाना, ठीक है। ये तो हमने अभी जस्ट पहले भी देखा था और यही नाम धातु क्रिया के कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया नाम धातु क्रिया। अब देखते हैं संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, इसमें दो या दो से अधिक क्रिया होंगे, है ना। तो दो या दो से अधिक क्रिया के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे राम खाना खा चुका, राम खाना खा चुका, ठीक है। तो इसमें देखिए खा, जो खा है वो भी क्रिया है और चुका वो भी क्रिया है, दो क्रिया यूज हो रही है ना यहाँ पर, इसलिए ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ये क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया, तो ये एक आज्ञा की तरह होता है, मतलब प्रेरणा का कार्य करता है। जैसे कि जो करता है वो खुद कार्य नहीं करता, वो किसी से करवाता है, तो इसमें किसी और से करवाने वाला शब्द जो है उस टाइप का बोध होता है ना, मतलब खुद कार्य नहीं करता, किसी अन्य से करवाता है। जैसे लिखवाना, लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, जीतना से जितवाना, है ना। लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, जीतना से जितवाना, मतलब हम किसी अन्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं, जो करता है वो स्वयं नहीं कर रहा है, इसे ही प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। एक लास्ट बच जाता है आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। कौन सा, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, तो जिन क्रियाओं के पहले ही एक क्रिया आती है, जैसे करने के बाद कोई दूसरा कार्य क्रिया की जा रही है ना, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, वह अपना खाना खाकर सो गया, ठीक है। वह अपना खाना खाकर सो गया, तो कौन, वह, है ना, क्या खाया, खाना, ठीक है। तो सकर्मक तो है ही, साथ में पूर्वकालिक है। कैसे, तो देखिए उसने क्या किया, खाना खाकर, यानी खाना खाने वाला वो कार्य कर डाला है, उसके बाद वो सो गया, है ना, वह खाना खाकर सो गया। इसमें वो पहले एक कार्य करे, उसके बाद सेकंड, है ना। तो इस तरह से क्रिया से पहले एक क्रिया आ जा रही है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और सुनिए, अपना पाठ पढ़कर खेलो, यानी पहले क्या करना है आपको, अपना पाठ को पढ़ना है, उसके बाद खेलना है। दो क्रिया आ रही है, पहले वाले को पहले पूरा करना है, फिर सेकंड वाले को बाद में। तो ये हो गया आपका पूर्वकालिक क्रिया। तो इस तरह से आपने क्रिया के सारे भेद देखे, है ना। क्रिया से बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर सकर्मक और अकर्मक क्रिया से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो आपको इसे प्रैक्टिस कर लेना है ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मैंने ट्रिक बताया, उस ट्रिक को फॉलो कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, प्रैक्टिस के लिए हो या कुछ के लिए भी हो, जहाँ से भी मिलता है, आप उसमें इस ट्रिक को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपसे क्रिया से क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो यही तक था। अगला वीडियो जो भी आएगा वो हिंदी के ऐसे किसी बेहतरीन टॉपिक पे होगा। एक क्रिया विशेषण बच जाता है, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा, है ना। और जब ये पद के प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं अवयव तक जब पूरा पढ़ लेंगे तो उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवा दूंगी कि संज्ञा से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्वनाम से, विशेषण से, सबका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो प्रैक्टिस करवा दूंगी। लेकिन आपको भी अगर मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोज रेगुलर आपको मिलते रहें, तो इसके लिए आपको भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको जो कंटेंट है वो अच्छे लग रहे हैं और मैं भी मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।